हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमेट लर्निंग। तो बहुत दिनों बाद हम फिर रिटर्न आए हैं हमारा वही चैप्टर को कंटिन्यू करने के लिए जो कि था इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के ऊपर पे। तो लास्ट क्लासेस में हमने मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट देखा था कि मॉर्गन ने क्या बताया था, क्या चीज होती है लिंकेज, कैसे दो पास में अरेंज दो जीन कैसे साथ में ट्रांसमिट होते हैं, और भी बहुत सारी बातें हमने की थी मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट के साथ। तो उसी चैप्टर को हम ले चलते हैं अब आगे की ओर, जो कि नया टॉपिक होने वाला है हमारा उसी चैप्टर पे। क्या है भाई? ऑटोजोमल इनहेरिटेंस। क्या है? ऑटोजोमल इनहेरिटेंस। क्या मतलब होता है इसका, क्या मीनिंग होता है, ये हमको पता होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, ये ऑटोजोमल क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है। अगर इसकी बात की जाए तो आपको इतनी सी चीज तो पता है कि हमारे बॉडी में कितने क्रोमोसोम होते हैं। हमारे बॉडी में कितने क्रोमोसोम होते हैं? चलो, अगर बात करें ह्यूमन की बॉडी में क्रोमोसोम कितने होते हैं, तो कितने क्रोमोसोम होते हैं भैया? थोड़ा सा हम इसको, यस, कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 पेयर। 23 पेयर, या हम इसको टोटल क्या बोल सकते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं, जो कि दो इसमें डिवाइड होते हैं। एक होता है ऑटोजोम और एक होता है एलोजोम, जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं, जो कि इसके पहले भी मैं ये सारी बातें बता चुका हूं। लेकिन हमने टॉपिक स्टार्ट किया है तो पुरानी चीजें का जिक्र होना तो जरूरी है। हमने क्या बोला कि जो ह्यूमन के टोटल क्रोमोसोम है उसको दो इसमें डिवाइड किया, ऑटोजोम और एलोजोम में। तो ऑटोजोम्स कितने होते हैं? ये होते हैं 22 पेयर्स। कितने होते हैं? 22 पेयर्स, यानी कि नंबर में बात करें तो टोटल 44। और एलोजोम कितने होते हैं? 1 पेयर। कितने होते हैं? 1। एक मिनट, क्या हो गया? कितने होते भैया? 1 पेयर। ये होते 1 पेयर है, यानी कि टोटल कितने? 2 क्रोमोसोम होते हैं। क्लियर है? तो सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेक्स डिटरमाइन करने के लिए होता है। ठीक है। हमने क्या बोला कि अभी अपन क्या देखने वाले हैं, ऑटोजोमल इनहेरिटेंस। मतलब जो ऑटोजोम के वजह से हमको कैरेक्टर देखने को मिलता है, यानी कि ऐसे कैरेक्टर जो कि ऑटोजोम वाले क्रोमोसोम में प्रेजेंट और इनहेरिट होते हैं एक जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, उसको क्या कहेंगे अपन? ऑटोजोमल इनहेरिटेंस। ठीक है। मतलब उससे सेक्स का कोई लेना देना नहीं है, वो मेल को भी हो सकता है, वो फीमेल को भी हो सकता है। क्लियर है यहां तक के? तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है अभी? ऑटोजोमल इनहेरिटेंस। क्या है भाई? ऑटोजोमल इनहेरिटेंस। क्लियर है यहां तक के सभी को? यस। तो अब क्या क्या बताया था भाई ऑटोजोमल इनहेरिटेंस में, वो देख लेते हैं कि कुछ ऐसे कैरेक्टर देखना है हमको जो कि ऑटोजोम्स की वजह से ट्रांसमिट होते हैं। समझ रहे हो? क्या बता रहे कि ट्रांसमिशन ऑफ बॉडी कैरेक्टर अदर देन द सेक्स लिंक ट्रेट। सेक्स लिंक ट्रेट यानी कि सेक्स में जो ट्रेट लिंक्ड है उसकी बात नहीं करनी है हमको। हमको जो ऑटोजोमल क्रोमोसोम पे लिंक्ड है ऐसी चीजों की बात करनी है। फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग थ्रू ऑटोजोम्स। किसके थ्रू? ऑटोजोम्स। उसको क्या कहते हैं अपन भाई? ऑटोजोमल इनहेरिटेंस कहते हैं। तो अब क्या बताया कि ह्यूमन सेल कंटेन 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। भाई हमको पता है 23 पेयर होते हैं, जिसमें से कुछ ऑटोसोम्स होते हैं और कुछ सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। ओनली अ सिंगल पेयर ऑफ क्रोमोसोम, सिर्फ एक ही पेयर ऑफ क्रोमोसोम ऐसा होता है जो कि किस में इन्वॉल्व होता है भैया? सेक्स डिटर्मिनेशन में। एंड रिमेनिंग जो बचे हुए 22 पेयर है उनको हम ऑटोसोम्स कहते हैं। सिंपल सिंपल सी बातें चल रही है, बहुत इजी है, खतरनाक कुछ भी नहीं है इसमें। ट्रेट विच इज कंट्रोल्ड बाय ऑटोसोम्स अदर देन द सेक्स आर कॉल्ड ऑटोसोम लिंक्ड ट्रेट। यानी कि ऐसे ट्रेट, ऐसे कैरेक्टर जो कि ऑटोसोम्स कंट्रोल कर रहा है उससे वो लिंक्ड है, ऐसे चीज को हम क्या कहते हैं? ऑटोसोम्स लिंक्ड ट्रेट। यानी कि जो ऑटोसोम में ही वो कैरेक्टर देखने को मिलता है हमको, तो भाई वो ऑटोसोम में ही देखने को मिलेगा और उसी से लिंक होकर के जाता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं उसको? ऑटोसोमल लिंक trait. Now, some characters are influenced by dominant gene while other are by रिसेसिव जीन। अब कुछ कुछ हमने तो देखा है डोमिनेंट वाले रिसेसिव वाले क्या होते हैं। मतलब कुछ कुछ ऐसे कैरेक्टर होंगे जब डोमिनेंट वाली कंडीशन होगी तब देखने को मिलेंगे, और कुछ जब रिसेसिव वाली कंडीशन होंगे
तब देखने को मिलेंगे। तो वही बता रहा है कि कुछ ऐसे होते हैं जो डोमिनेंट वाइल अदर बाय द रिसेसिव जीन प्रेजेंट ऑन द ऑटोसोम्स। तो वो ऑटोसोम्स में भाई डोमिनेंट नेचर में प्रेजेंट है या फिर रिसेसिव नेचर में, तब जाके वो देखने को मिलेंगे। सारे जो कैरेक्टर स्पेसिफिक है कि भाई ये डोमिनेंट वाली कंडीशन रहेगी तो ये देखने को मिलेगा, रिसेसिव वाली रहेगी तो ये देखने को मिलेगा। तो एज ए एग्जांपल अगर हम बात करें तो जो ऑटोसोमल डोमिनेंट, देखो ऑटोसोमल में भी डोमिनेंट यानी कि ऑटोसोम वाले क्रोमोसोम में तो प्रेजेंट है, लेकिन वो कब शो होगा, जब वो डोमिनेंट है तब। मतलब उसका नेचर कैसा है, डोमिनेंट है, मतलब एक भी वहां पर उसका अलील प्रेजेंट है, डोमिनेंट अलील प्रेजेंट है तो वो एक्सप्रेशन शो होगा, वो कैरेक्टर हमको देखने को मिलेगा। सो ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट ऐसे कौन कौन से, विडोस्पीक, क्या विडोस्पीक एंड हंटिंगटन्स डिजीज। तो विडोस्पीक क्या होता है भैया, विडोस्पीक कुछ नहीं, विडोस्पीक में से वी शेप बन जाता है, हमारे जो हेयर लाइन में क्या बन जाता है, वी शेप, देखेंगे इसका एग्जांपल देखेंगे। और हंटिंगटन डिजीज में क्या होता है, सिंपल कुछ नहीं, इसमें जो ब्रेन के सेल है वो डेड होने लगते हैं, धीरे 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 डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट का एग्जांपल क्या है, विडोस्पीक। यस, विडोस्पीक डोमिनेंट वाली कंडीशन में देखने को मिलेगा, और हंटिंगटन्स डिजीज भी हमको कब देखने को मिलेगा, डोमिनेंट वाली कंडीशन में। लेकिन कुछ ऐसे डिजीज है भैया जो ऑटोसोमल रिसेसिव में देखने को मिलेंगे, मतलब जब दोनों के दोनों वाली रिसेसिव वाली कंडीशन में होंगे तब जाके इसका एक्सप्रेशन होगा, वरना नहीं होगा। तो कौन कौन है इसमें, फिनिलकीटोयूरिया, क्या बोलते हैं अपन इसको, फिनिलकीटोयूरिया बोले तो PKU। Now the another example is cystic fibrosis and sickle cell anemia। तो cystic fibrosis lungs related disease है भाई। Then the sickle cell anemia, आपको तो पता ही है sickle cell anemia क्या होता है, पिछले क्लास में देख के आए हैं क्या हम लोग, अगर नहीं देखा तो आगे देख लेंगे, ये सारे एग्जाम्पल में हमको देखना है। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट में हम एक चीज देखेंगे वो है हमारा विडोस्पीक, और ऑटोसोमल रिसेसिव में फिनिलकीटोयूरिया जैसी चीजें हम देखेंगे। तो पहला आगे हमारा विडोस्पीक। विडोस्पीक कुछ नहीं है, दिमाग में क्या रखना है हमको, इतना सा कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट टाइप का है। किस टाइप का, डोमिनेंट, जब डोमिनेंट कंडीशन में प्रेजेंट होगा तभी दिखेगा। जैसे कि यहां पर हमको शो किया है WW और WW, ये दोनों कंडीशन डोमिनेंट है तो हमको ये देखने को मिलेगा। ये देखो, ये मेरी हेयर लाइन एकदम स्ट्रेट है ऐसे, तो मैं विडोस्पीक वाला नहीं हूं। जिसका किसी किसी का देखना इस तरीके से, बोलते हैं ना इधर से थोड़े से बाल कम होते हैं, उनको विडोस्पीक वाली कंडीशन रहती है, ये इस तरीके से वी शेप देखने को मिलता है। तो चलो भैया क्या बता रहा है विडोस्पीक में, विडोस्पीक इज अ प्रोमिनेंट वी शेप, बहुत क्लियरली वी शेप दिखता है, अलग ही दिख रहा है हमको, कहां पर, हेयर लाइन ऑन फोरहेड भैया। इट इज ड्यू टू ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन। ये कब होता है, जब हमारे जीन डोमिनेंट नेचर के होंगे तब जाकर ये दिखेगा। सो विडोस्पीक ऑकर कब कब देखने को मिलेगा, या तो वो होमोजाइगस कंडीशन यानी कि दोनों कैपिटल W, इसको कंपेयर करो हाइट से, टॉल, कैपिटल T हाइट कैसी, टॉल, तो कैपिटल W तो कैसा, विडोस्पीक। अगर एक भी कैपिटल T है, कैपिटल T स्मॉल t, तो भी क्या होता था, टॉल। वैसे ही एक भी कैपिटल W है यानी कि हेटेरोजाइगस, तो भी डोमिनेंट वाला होगा यानी कि विडोस्पीक वाली कंडीशन होगी। सो डोमिनेंट एंड आल्सो हेटेरोजाइगस WW इंडिविजुअल, ये सब, ये दोनों ऐसी कंडीशन है जहां पर विडोस्पीक होगा। मतलब मैं विडोस्पीक नहीं हूं तो मेरे अंदर दोनों रिसेसिव जीन प्रेजेंट है, कैपिटल W है ही नहीं, स्मॉल w, इस तरीके का नेचर है। इंडिविजुअल विथ होमोजाइगस रिसेसिव WW जीनोटाइप डू नॉट हैव विडोस्पीक, वो विडोस्पीक नहीं होता बट हैव अ स्ट्रेट हेयर लाइन। देखो ये एक टाइप का डिजीज नहीं है, हेयर पैटर्न है, ये हेयर पैटर्न है, किसी को इस तरीके से हेयर आते हैं, हम नहीं बोल रहे कि ये डिजीज वाली कंडीशन है। सो बोथ मेल एंड फीमेल हैव इक्वल चांस ऑफ इनहेरिटेंस। देखो भैया, मेल और फीमेल को ये दोनों के इक्वल चांसेस है कि उनको ये हो सकता है, लेकिन आपके लिए बता दूं मुझे नहीं है। क्लियर है यहां तक के, समझा। तो विडोस्पीक जो हमारा था वो किसका एग्जाम्पल था, वो था डोमिनेंट, कौन सा, डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट का एग्जाम्पल था। सो अब अपन देखेंगे वही ऑटोसोमल रिसेसिव का एग्जाम्पल जो कि है फिनिलकीटोयूरिया। क्या है भैया, फिनिलकीटोयूरिया। अच्छा, ये फिनिलकीटोयूरिया होता क्या है, तो आप ध्यान से सुनिए कि हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन बनते हैं। क्या बनते हैं भैया, प्रोटीन बनते हैं। ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन ऐसे ही नहीं बनते, प्रोटीन किससे बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं अमाइनो एसिड से। किससे बनते हैं,
अमाइनो एसिड से। लगभग कुछ 21 टाइप के क्या है हमारे पास अमाइनो एसिड्स होते हैं, जिसमें से एक अमाइनो एसिड जिसको हम कहते हैं फिनिल एलानिन। क्या कहते हैं मुन्ना और मुन्नाओ? फिनिल एलानिन। क्या बता रहा हूं मैं? पीकेयू के बारे में बता रहा हूं। किसके बारे में? पीकेयू, बोले तो फिनिल कीटोयूरिया। इसमें होता क्या है? इसमें जो होता है एक ऐसा अमाइनो एसिड जिसका नाम है फिनिल एलानिन, ये हमारे बॉडी में बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। लेकिन इस फिनिल एलानिन को ब्रेक डाउन करने के लिए एक एंजाइम होता है जिसका नाम है पाह। क्या नाम है बेटा? PAH, पाह। बोले तो फिनिल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। क्या? फिनिल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। ये पाह एंजाइम क्या करता है? इस फिनिल एलानिन को ब्रेक करता है। क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है इनटू टायरोसिन। किसमें? टायरोसिन में। तो क्या हो जाता है? ये नॉर्मल है। अब मुझे बताओ कि ये पाह एंजाइम का सीक्रेशन नहीं हो रहा है, मतलब ये पाह एंजाइम जहां से बन रहा है वो जीन्स म्यूटेट हो गए हैं, उसमें कुछ चेंजेस आ गए जिसके वजह से ये पाह एंजाइम नहीं बन पाता है। ये पाह एंजाइम नहीं बन पाता तो ये फिनिल एलानिन ब्रेक नहीं हो पाता है, जिसके वजह से टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता। तो इसके वजह से क्या होता है? धीरे धीरे ये फिनिल एलानिन बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा और हमारे ब्लड में इसका एक्यूमुलेशन होते जाएगा। सो फिनिल एलानिन एक्यूमुलेट होते जाएगा, एक्यूमुलेट होते जाएगा। कहां पर भाई? ब्लड में। तो हमारे ब्लड में धीरे धीरे एक्यूमुलेशन होते जाएगा फिनिल एलानिन का, जिसके वजह से फिर हमको अलग अलग डिसऑर्डर यानी कि सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो सिंपल क्या होता है कि ये एंजाइम ना बन पाने के वजह से फिनिल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, बोले तो पाह एंजाइम नहीं बन पाने के वजह से फिनिल एलानिन ब्रेकडाउन नहीं हो पाता टायरोसिन में, जिसके वजह से इसकी संख्या बढ़ते जाती है, इंक्रीज होते जाता है और हमको मेंटल रिटार्डेशन और भी बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये एंजाइम ना बन पाने की वजह से। ये एंजाइम क्यों नहीं बन पा रहा है? बिकॉज कुछ ना कुछ चेंजेस आ गए हैं जीन्स में, यानी कि म्यूटेट हो गए हैं। तो ये क्या है? ये ऑटोसोमल रिसेसिव टाइप का है। ये कैसे टाइप का भैया? ऑटोसोमल रिसेसिव टाइप का, मतलब सिर्फ और सिर्फ रिसेसिव वाली कंडीशन में हमको देखने को मिलेगा। ये डिसऑर्डर कब देखने को मिलेगा? सिर्फ रिसेसिव कंडीशन में, यानी कि दोनों के दोनों जो अलील है वो रिसेसिव होने चाहिए। देखो क्या बताया यहां पर हमको फिनिल कीटोयूरिया के बारे में, कि फिनिल कीटोयूरिया मींस फिनिल कीटोयूरिया विच इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव इनबॉर्न एरर। ये बचपन से ही होता है, ऐसा नहीं कि एक टाइम के बाद हो जाता है, ये बचपन से ही होता है। So in this disorder metabolism of phenylalanine does not occur, यानी कि फिनिल एलानिन का ब्रेकडाउन नहीं हो पाता इस डिसऑर्डर में। क्यों? क्योंकि उनको कमी हो जाती है फिनिल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की, बोले तो पाह एंजाइम की। कौन सा? पाह एंजाइम। फिनिल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम इनके शरीर में नहीं बन पाता। क्यों नहीं बन पा रहा? क्योंकि उसको बनाने के लिए जीन ही नहीं है। सो दिस एंजाइम इज नेसेसरी टू मेटाबोलाइज द अमाइनो एसिड। ऑब्वियसली ये जो फिनिल एलानिन है उसको मेटाबोलाइज करने के लिए फिनिल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम चाहिए टू अमाइनो एसिड टायरोसिन। किसमें कन्वर्ट? टायरोसिन में कन्वर्ट करेगा। When पाह एक्टिविटी यानी कि हमारे एंजाइम की एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है तो फिनिल एलानिन एक्यूमुलेट होते जाता है। कहां पर एक्यूमुलेट होगा? ब्लड में और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड यानी कि CSF में। CSF यानी कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बीच बीच में प्रेजेंट होता है। जब हम हमारा चैप्टर नंबर 9 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे तो वहां पर सेपरेट टॉपिक दिया अपने को CSF के बारे में, तो घबराना बिल्कुल नहीं है, सारी चीजें देखेंगे। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एंड इज कन्वर्टेड इनटू फिनिल पाइरुवेट। मतलब देखो क्या होते जा रहा है, फिनिल एलानिन एक्यूमुलेट होते जा रहा और आपस में रिएक्ट करके फिनिल पाइरुवेट और फिनिल कीटोन बनाता है, जो कि हमारे शरीर के लिए काफी टॉक्सिक यानी कि खतरनाक होते जाता है। क्लियर है यहां तक के सभी को? तो भैया होता क्या है? होता क्या है इन सभी वजहों से? ये
फिनिल एलेनिन शरीर में बढ़ भी गया तो क्या होगा, बहुत खतरनाक खतरनाक चीज होगी। देखो क्या होता है, दिस में कॉज मेंटल रिटार्डेशन, ऐसे एकदम पागलपन जैसे लगना। नाउ एक्सेस फिनिल एलेनिन इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन, अगर बहुत ज्यादा फिनिल एलेनिन हमारे ब्लड में हो गया तो ये यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होने लगता है, और जब ऐसा होने लगता है तो हम इसको क्या कहते हैं, फिनिल कीटोयूरिया। क्या कहते हैं, फिनिल कीटोयूरिया। नाउ क्या होता है भाई, पीकेयू इज कॉज, यानी कि फिनिल कीटोयूरिया कब होता है, जब म्यूटेशन हो जाए पाह जीन्स के अंदर। किस क्रोमोसोम नंबर पे, क्रोमोसोम नंबर 12। क्रोमोसोम नंबर 12 पे हमारा पाह यानी कि फिनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज बनाने वाला जो मतलब फिनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज जो एंजाइम है उसको बनाने के लिए जो जीन्स चाहिए वो क्रोमोसोम नंबर 12 पे प्रेजेंट है, तो उसमें कुछ ना कुछ म्यूटेशन हो जाता है, चेंजेस हो जाता है, जिसकी वजह से वो एंजाइम नहीं बन पाता है। तब जाके हमें इस तरह की भयंकर बीमारी से गुजरना पड़ता है। भाई अनट्रीटेड पीकेयू कॉज एबनॉर्मल फिनोटाइप विच इंक्लूड, तो बोल रहा है कि अगर ये पीकेयू को हमने ट्रीट नहीं किया तो हमको क्या क्या देखने को मिल सकता है। ग्रोथ फेल्यूर, प्रॉपर तरीके से ग्रोथ नहीं होगी। पुअर स्किन, उसकी स्किन गरीब रह जाएगी, है ना भाई, उसकी स्किन जो है ड्राई हो जाएगी, ऐसे रफ इरिटेटिंग स्किन। पिगमेंटेशन यानी कि ऐसे पैचेस आ जाना। माइक्रोसेफेली, माइक्रोसेफेली, माइक्रो मींस छोटा, सेफेली यानी कि ब्रेन, ऐसे छोटा सा ब्रेन हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। नाउ सीजर, ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले, सीजर यानी कि झटके आना, देन ग्लोबल डेवलपमेंट डिले यानी कि बाकी की उसकी पूरे जो ओवरऑल बॉडी है वो प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाएगी। एंड सीवर इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट, however at the birth if an infant is checked for PKU the further abnormalities can be avoided। अगर बचपन से ही हम इसे पता कर लेते हैं कि ये किस बीमारी से गुजर रहा है, अगर हाँ ये PKU है यानी कि फिनिलकेटोयूरिया है, तो हम इसे ट्रीट कर सकते हैं। ट्रीट इन द सेंस कि उसकी जो परेशानी है उसे हम कम कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक के सभी को? सो हमने क्या देखा, हमने देखा भाई दो चीजों के बारे में। किस किस चीजों के बारे में, एक ऑटोसोमल डोमिनेंट और एक ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल डोमिनेंट में हमने देखा किसके बारे में, विडोस्पीक, और ऑटोसोमल रिसेसिव में हमने देखा फिनिलकेटोयूरिया के बारे में। सो अब चलते हैं, ऑटोसोमल को छोड़ देते हैं, अब चलते हैं हम सेक्स लिंक इनहेरिटेंस की तरफ। किसके तरफ भाई, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। सेक्स लिंक इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, देखो जब हम ऑटोसोमल इनहेरिटेंस की बात कर रहे थे तो हमने क्या बात की थी कि ऑटोसोम वाले क्रोमोसोम में, ये क्रोमोसोम ऑटोसोम वाला क्रोमोसोम है ना, जो कि सेक्स डिटरमाइन नहीं करता, सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, अगर इसके साथ कोई जीन लिंक होकर के जाता है उसको हम कहते हैं ऑटोसोमल लिंक्ड जीन। लेकिन अब बात आ जाती है हमारे नए क्रोमोसोम जो कि है सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम है, अगर इसमें कोई चीज लिंक्ड होकर के जाती है तो उसे हम कहते हैं सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। क्या कहते हैं, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। तो ऑटोसोम में जो देखना था हम उससे रिलेटेड चीजें देखे थे, तो अब अपन सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेड, सेक्स लिंक से चीजें जो रिलेटेड है वो चीजें देखेंगे। तो क्या देखना है कि सेक्स लिंक जीन किसको बोलते हैं भाई, ऐसा जीन जो कि सेक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड है उसको क्या कहेंगे, सेक्स लिंक जीन। नाउ द जीन लोकेटेड ऑन नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड सेक्स लिंक जीन। ऑब्वियसली, और हमेशा आपको पता है कि ये नॉन होमोलोगस रीजन पर ही क्या होंगे भाई, आपस में लिंक्ड होंगे। ये बात बता दूं आपको, होमोलोगस नॉन होमोलोगस मैंने पढ़ाया है भाई, सब कुछ पता है आपको। एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम, उसका कौन सा रीजन होमोलोगस है, कौन सा नॉन होमोलोगस है। तो हमेशा लिंक जीन कौन से रीजन में होंगे, नॉन होमोलोगस रीजन में। सेक्स लिंक ट्रेट, ट्रेट बोले तो कैरेक्टर, द ट्रेट दैट आर डिटरमाइंड बाय द सेक्स लिंक जीन आर कॉल्ड सेक्स लिंक ट्रेट। बहुत इजी, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस बोले तो इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक जीन फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। पेरेंट्स से ऐसे कैरेक्टर लिंक्ड होकर के नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं अपन, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। नाउ देयर आर टू टाइप ऑफ सेक्स लिंक्ड जीन्स, एक्स लिंक जीन एंड वाई लिंक जीन। ऑब्वियसली जब सेक्स लिंक जीन या सेक्स क्रोमोसोम की बात करते हैं तो दो टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, और एक एक्स और एक वाई। तो एक्स लिंक जीन होगा और एक वाई लिंक जीन होगा। तो इन सारी चीजों के बारे में वन बाय वन करके देखेंगे। तो सबसे पहले एक्स लिंक के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे, एक्स लिंक के बारे में देखेंगे। जैसे जैसे ये चैप्टर मतलब ये टॉपिक हम आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे ना, मैं बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा कि भाई ऐसा हो रहा है हमारे साथ, ऐसा क्या हो रहा है देखते हैं। और बेसिकली
मेल के बारे में बात कर रहा हूं मैं, नो। सो द एक्स लिंक्ड जीन आर लोकेटेड, सिंपल सी बात है। अगर चलो फिर से आपका थोड़ा सा रिवीजन ले लेते हैं भाई, उस हिसाब से चलते हैं, क्या देखना है अपने को। तो क्या बोल रहा हूं मैं, आपको पता है इस तरीके का क्रोमोसोम है जिसको हम कहते हैं एक्स क्रोमोसोम। क्या कहते हैं? एक्स क्रोमोसोम। नाउ एक और क्रोमोसोम है यहां पर बैठा हुआ, जो कि बिल्कुल इस तरीके से नहीं है, ऐसा है, ठीक है। सो इसको हमने बोला था वाई क्रोमोसोम। क्या बोला था? वाई क्रोमोसोम। अगर यहां पर देखो तो ये रीजन देखो कितना बड़ा एक्स क्रोमोसोम का और वाई का कितना छोटा है, और जो नीचे वाला रीजन है अप्रोक्सीमेटली सेम है, थोड़ा बनाने में ऊपर नीचे हो गया, लेकिन आप समझ जाइए कि ये नीचे वाला दोनों क्या है, सेम है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, ये जो नीचे वाला रीजन है ये कैसा है भाई? होमोलोगस। कैसा है ये? होमोलोगस, सेम है। लेकिन अगर ऊपर वाले की बात करें तो ये कैसे हैं? डिफरेंट डिफरेंट, जिसके वजह से हम इसको नॉन, अरे क्या ही लिख रहा हूं मैं, नॉन होमोलोगस या फिर हेटेरोलोगस, हेटेरोलोगस रीजन भी कहते हैं। क्लियर है? अब देखो क्या बात कर रहे हैं, हमने क्या बोला कि जो एक्स लिंक्ड जीन है, एक्स लिंक्ड जीन है वो नॉन होमोलोगस रीजन में प्रेजेंट होंगे, वाई लिंक्ड जीन भी नॉन होमोलोगस रीजन में प्रेजेंट होंगे। मतलब ये साथ में ही ऐसे के ऐसे जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसको कंपनसेट करने के लिए सामने वाले वाई क्रोमोसोम में उसके अल्टरनेट जीन प्रेजेंट नहीं है, बिकॉज ये कौन सा रीजन है? ये नॉन होमोलोगस वाला रीजन है। क्लियर है? तो धीरे 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 सारी चीजें आपको समझ में आते जाएगी, चलते जाएंगे। सो एक्स लिंक्ड जीन आर लोकेटेड ऑन नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम एंड दिस जीन डू नॉट हैव करस्पॉन्डिंग अलील ऑन वाई क्रोमोसोम। मतलब जो जीन एक्स के पास है वो वाई के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि वो नॉन होमोलोगस वाला रीजन है। समझ रहे हो तुम? देन फीमेल हैज 2x क्रोमोसोम। अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल के पास 2x क्रोमोसोम होते हैं। क्या होते हैं? 2x क्रोमोसोम होते हैं। इन फीमेल 2 रिसेसिव सेक्स लिंक्ड जीन आर रिक्वायर्ड फॉर एक्सप्रेशन ऑफ सेक्स लिंक्ड ट्रेट। अगर हम बात करें कोई कैरेक्टर रिसेसिव वाला, चलो ठीक है, मैं जो चीजें बाद में बताने वाला था मैं अभी आपको बता देता हूं कि हमको आगे देखो क्या रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। देखो क्या कंडीशन क्रिएट हो जाएगी, ये तो समझ गया आपको। अगर देखो ये एक है एक्स क्रोमोसोम, ये एक है एक्स क्रोमोसोम, फीमेल है ये क्या है? फीमेल, क्योंकि उनके पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, तो अगर पता है यहां पर क्या होता है कि ये एक जीन खराब भी है लेकिन उसका अल्टरनेट जीन यहां पर प्रेजेंट है, उसका अल्टरनेट जीन यहां पर प्रेजेंट है इस एक्स क्रोमोसोम में, तो क्या होगा कि ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे, ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे और वो जो खराब जीन है यानी कि जो डिजीज्ड वाला जीन था उसका हमको एक्सप्रेशन देखने को नहीं मिलेगा, ये नॉर्मल ही देखने को मिलेगा, ये नॉर्मल ही देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम था जिसमें से, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से देखो मेरी बातों को, सुनो क्या बोल रहा हूं कि जो एक एक्स क्रोमोसोम है इसके पास एक खराब जीन आ गया, लेकिन इसके पास एक और एक्स क्रोमोसोम है जिसके पास नॉर्मल जीन है, तो चीजें बैलेंस हो जाती है और कंडीशन कैसी आ जाती है? नॉर्मल। लेकिन जब बात मेल की आती है तो देखो मेल में, देखो भैया मेल प्रजातियां कृपया करके देख लीजिए, यहां पर एक जीन खराब है, लेकिन वही अगर हम बात करें तो मेल के पास एक एक्स है और एक वाई है, तो एक्स में एक जीन जो है खराब आ गया लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए वाई के पास वो जीन है ही नहीं। क्यों? क्योंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम है मेल के अंदर, तो अगर गलती से एक भी एक्स में वो जीन खराब आ गया, अगर क्रोमोसोम एक्स वाला खराब है तो ये लीथल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? लीथल, यानी कि डिजीज्ड। लेकिन फीमेल में उसको कंपनसेट करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए एक क्रोमोसोम और है, लेकिन मेल में ऐसा नहीं होता है। इसलिए इन सारे एक्स लिंक्ड जीन के वजह से ये मेल में ज्यादा हमको डिजीज देखने को मिलते हैं, यानी कि ज्यादा मेल इन चीजों से सफर करते हैं। जब इनके एग्जाम्पल देखेंगे ना अपन, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया जैसी चीजें हम देखने वाले हैं, तो उसमें क्या होगा कि मेल को ही ज्यादा चांसेस है। क्यों? क्योंकि फीमेल उसको बैलेंस करके कैरियर बन जाती है। क्या बन जाती है?
कैरियर। क्या बोलते हैं बेटा? कैरियर। अगर फीमेल में एक नॉर्मल जीन और एक लीथल जीन प्रेजेंट है तो दोनों जब साथ में प्रेजेंट है तो वो एक्सप्रेशन नॉर्मल होगा, यानी कि फिनोटाइप नॉर्मल होगा। ऐसे को अपन क्या कहते हैं? कैरियर कहते हैं। क्या कहते हैं? कैरियर कहते हैं। तो चलो, अभी मुझे ऐसा लगता है काफी हद तक के आप लोग समझ चुके होंगे, तो चलते हैं हम हमारे टॉपिक को आगे लेकर के। तो क्या बता रहे कि फीमेल के पास भी है 2 एक्स क्रोमोसोम है। सेक्स लिंक जीन आर रिक्वायर्ड फॉर एक्सप्रेशन ऑफ सेक्स लिंक ट्रेट। दो तो रिसेसिव लगेंगे ना, दोनों रिसेसिव प्रेजेंट होंगे तब जाके वो एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। अगर एक भी डोमिनेंट है तो नॉर्मल वाली कंडीशन आ जाती है। इफ वन ऑफ एक्स क्रोमोसोम आर कैरीज अ रिसेसिव जीन, देखो जो मैं बताया वही बता रहा है यहां पर कि अगर एक एक्स क्रोमोसोम ने रिसेसिव जीन कैरी किया फॉर सेक्स लिंक ट्रेट, defeat its effect is suppressed by the dominant gene। उसका इफेक्ट सप्रेस करने के लिए दूसरा डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है वहां पर ऑन द अदर एक्स क्रोमोसोम। द फीमेल विथ वन रिसेसिव जीन आर कैरियर। अगर फीमेल के पास सिर्फ एक रिसेसिव जीन है और एक डोमिनेंट है तो ऐसे कंडीशन में हम उसको क्या कहते हैं? कैरियर बेटा। क्या कहते हैं? कैरियर। नाउ अब देखो क्या बताया कि द कैरियर फीमेल इज फिजिकली नॉर्मल। कैरियर जो फीमेल होती है वो फिजिकली नॉर्मल होती है, एज शी डज नॉट सफर फ्रॉम द डिजीज, और उसको किसी भी बीमारी से सफर नहीं करना पड़ता, यानी कि गुजरना नहीं पड़ता। लेकिन मेल की बात करते हैं, मेल के पास ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम है, एक ही एक्स क्रोमोसोम है, जिसके वजह से वो एक्स क्रोमोसोम भी खतरे में आ गया। तो दूसरा कोई एक्स क्रोमोसोम नहीं होता। इफ एक्स क्रोमोसोम कैरीज एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन फॉर सेक्स लिंक्ड ट्रेट बिकॉज देयर इज नो डोमिनेंट जीन ऑन वाई क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम में उसका कोई डोमिनेंट जीन, भैया जीन ही प्रेजेंट नहीं है वहां पर। so to suppress its effect, so therefore sex linked x linked trait appear more frequently male than the female। ज्यादातर ये सारी चीजें हमको मेल में देखने को मिलती है एज कंपेयर टू फीमेल। सो एग्जाम्पल देखे तो हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, मायोपिया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो इसमें अपन एग्जाम्पल देखने वाले हैं भैया लिटरली करके हीमोफीलिया का और कलर ब्लाइंडनेस का, हीमोफीलिया का और कलर ब्लाइंडनेस का, कि किस तरीके से ये हमको देखने को मिलता है। क्लियर है यहां तक के सभी को? तो चलो अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट की तरफ, जो कि होने वाला है वाई लिंक, जिसको अपन होलैंड्रिक भी कहते हैं। होलैंड्रिक क्यों कहते हैं भैया इसको? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एंटायर वाई जीन में ही देखने को मिलता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मेल में ही देखने को मिलता है वाई क्रोमोसोम, जिसकी वजह से हम इसको होलैंड्रिक भी कहते हैं। अब देखो, अब क्या है ना, मैटर ऐसा है भैया कि हमने बोला कि जो एक्स में रिसेसिव जीन प्रेजेंट है तो फीमेल में तो एक्स प्रेजेंट है उसको कंपनसेट करने के लिए, लेकिन ये भी वाई में ही ज्यादा होता है, यानी कि मेल में ही ज्यादा होता है। अगर कोई वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस है, यानी कि वाई में कोई ना कोई प्रॉब्लम आता है, तो ऑब्वियसली वाई क्रोमोसोम जिसके पास होता है वो मेल कहलाता है। मतलब सिंपल सा ये है कि यहां पर भी मेल ही सबसे ज्यादा सफर करने वाले हैं। तो जीन लोकेटेड ऑन नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ द वाई क्रोमोसोम, जिसको हम वाई लिंक्ड जीन कहते हैं, होलैंड्रिक। होलैंड्रिक मींस एंटायरली ऑफ मेल सेक्स, सिर्फ और सिर्फ मेल सेक्स में ही देखने को मिलता है। वाई लिंक जीन आर इनहेरिटेड डायरेक्टली फ्रॉम मेल टू मेल। भाई वाई सिर्फ मेल से मेल में जाता है, मेल टू मेल मतलब जहां पर वाई चले जाता है उसी को तो अपन मेल कहते हैं, या फिर मेल टू मेल वाई जाता है, इस तरीके से बोलो। दिस जीन्स आर नेवर सीन इन फीमेल, ये फीमेल में देखने को नहीं मिलता ड्यू टू लैक ऑफ वाई क्रोमोसोम इन दैम। हाइपरट्राइकोसिस एंड इस्टायोसिस आर एग्जांपल ऑफ होलैंड्रिक जीन। हाइपरट्राइकोसिस क्या होता है भैया कि यहां पर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो जाता है हेयर का, बॉडी में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होना हाइपरट्राइकोसिस का। जैसे कि हम वहां पे हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस जैसे एग्जांपल देखा है, इसका एग्जांपल है हाइपरट्राइकोसिस, इस्टायोसिस वगैरह। ओके, ऑन ईयर पिन्ना। Now this character is transmitted directly from father to son, और इस्टायोसिस पर्सन विथ रफ स्किन, यानी कि उसको स्किन डिजीजेस होगी। क्लियर है यहां पे? तो अब अपन देखेंगे पहला एग्जांपल जो कि कलर ब्लाइंडनेस देखने वाले हैं, जो कि एक्स लिंक रिलेटेड है, एक्स लिंक से रिलेटेड है। सो क्या बताया यहां पर कलर ब्लाइंडनेस में हमको कि कलर ब्लाइंडनेस में हम वो कलर को डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है, मतलब भाई कौन सा कलर है, सारे कलर एक ही दिख रहे हैं। एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर, कैसा? एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर, नाउ इन विच पर्सन इज अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर। वो रेड कलर है या ग्रीन कलर है भैया बता ही नहीं पाता,
बोलता उसको रेड दिखाओ, बोलो तो क्या बोलता, मेरे को ग्रे दिख रहा। उसको ग्रीन दिखाओ, बोलो तो क्या बोलता, मेरे को ग्रे दिख रहा। बोलता मेरे को रेड और ग्रीन सब क्या दिख रहा है, ग्रे दिख रहा है। It caused due to the recessive X-linked gene which prevent formation of color sensitive cell in the retina of eye. So जो color sensitive cells होते हैं हमारे जो eyes है वहां पर रॉड और कोन सेल प्रेजेंट होते हैं, जिनके वजह से ये सारी चीजें होती है। तो उनको बताने के लिए जो सेल्स लगते हैं वही यहां पर उनके जीन्स प्रेजेंट नहीं होते, मतलब रिसेसिव जीन प्रेजेंट होते हैं, जिसके वजह से वो कलर में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं। ना डोमिनेंट एक्स लिंक जीन जो कि एक्स सी, डोमिनेंट हमेशा हम कैपिटल से लिखते आए हैं, तो ये एक्स और कैपिटल सी है, तो ये कैसा टाइप का है, डोमिनेंट, इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कलर। अगर वो कलर बनाना है तो आपके पास डोमिनेंट वाला जीन प्रेजेंट होना जरूरी है। कलर सेंसिटिव सेल कहां पर प्रेजेंट होगा भाई, रेटिना ऑफ द आई। द फ्रीक्वेंसी ऑफ कलर ब्लाइंड वुमेन इज मच लेसर देन द कलर ब्लाइंड मेन। बोलता है कि कलर ब्लाइंड वुमेन बहुत कम देखने को मिलेगी, लेकिन कलर ब्लाइंड मेल आपको बहुत देखने को मिलेंगे। होमोजाइगस रिसेसिव फीमेल एक्सी एक्सीसी एंड हेमीजाइगस, हेमी क्यों, क्योंकि सिर्फ एक ही आधा ही तो यहां पर प्रेजेंट है, एक ही एक्स प्रेजेंट है। सो हेमीजाइगस रिसेसिव आर सफरिंग फ्रॉम द कलर ब्लाइंडनेस, अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर। देखो ये भैया क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, ये हमको बस इतनी सी बात समझाने को कोशिश कर रहा है कि जो डोमिनेंट वाला है उसको अपन कैपिटल सी लिखेंगे, रिसेसिव वाले को स्मॉल सी लिखेंगे, लेकिन ये एक्स लिंक्ड है इसलिए इसको एक्स पे सी लगाएंगे, इसको एक्स पे सी लगाएंगे। अगर ऐसी कंडीशन है तो ये डोमिनेंट है और ऐसी कंडीशन है तो ये रिसेसिव है। लेकिन कोई फीमेल है वो ऐसी है तो भैया नॉर्मल है। क्या है ये, नॉर्मल। क्यों, क्योंकि दोनों कैपिटल सी है। लेकिन अगर मेल है और स्मॉल सी, और ऑब्वियसली यहां वाई होगा, स्मॉल सी है, तो ये कैसा हो गया भाई, ये हो जाएगा कलर ब्लाइंड। कैसा हो जाएगा ये, कलर ब्लाइंड, क्योंकि एक ही जीन है वो भी रिसेसिव वाला आ गया। अब यहां पर एक जीन नॉर्मल वाला आ गया और ये वाई, तो ये कैसा हो जाएगा, नॉर्मल। तो ये कंडीशन हो गई मेल की। कैसी हो गई, मेल की, या तो मेल नॉर्मल होगा या तो कलर ब्लाइंड। लेकिन फीमेल में एक नया खेला हो जाता है, एक कैपिटल सी है लेकिन एक स्मॉल सी है, तो जिसके वजह से एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली डोमिनेंट वाली चीजें दिखने वाली है, मतलब ये होगा नॉर्मल, लेकिन इसको हम कहते हैं कैरियर। नॉर्मल ही होगा। फीमेल में सिर्फ जब दोनों स्मॉल सी आ जाए तब हम इसको कहते हैं कलर ब्लाइंड। क्या कहते हैं, कलर ब्लाइंड। तो फीमेल के पास एक एक्स्ट्रा चांस है इन चीजों से बचने के, लेकिन मेल के पास कोई नहीं, या तो कलर ब्लाइंड या तो नॉर्मल। लेकिन यहां पर नॉर्मल, कैरियर और कलर ब्लाइंड, इस तरीके की कंडीशन बनती है। तो चलो एक क्रॉस करते हैं अपन, क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। एक नॉर्मल फीमेल ले लेता हूं मैं, नॉर्मल फीमेल ले लेता हूं मैं, लिया मैंने नॉर्मल फीमेल, और एक कलर ब्लाइंड मेल ले लेता हूं मैं। समझ रहे हो आप मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं भैया। इन दोनों के बीच में हुई शादी, क्या हुई, शादी। तो जो नॉर्मल फीमेल है, अभी देख करके आए हम उस पे कि उनके कैपिटल सी होगा डोमिनेंट, क्योंकि नॉर्मल बोला, कैरियर नहीं बोला। और जो फीमेल है वो कैसा है, कलर ब्लाइंड, तो ऑब्वियसली उसमें छोटा सी और वाई मेल है। जब इनके क्या बनेंगे भैया, अब बनेंगे इनके गमिट। क्या बनेंगे, गमिट। तो एक कुछ इस तरीके से, एक कुछ इस तरीके से, यहां कुछ इस तरीके से और इस तरीके से गमिट्स बनेंगे। तो अब इनको करना है अपने को सॉल्व अपन करेंगे किससे, आपको मैंने पुनीत का स्क्वायर चार्ट सिखाया, बोले तो पुनेट स्क्वायर चार्ट। क्या करना, ऐसी करना, ऐसी करना, ऐसी करना, ऐसी करना, एक तरफ मेल ले लेना, एक तरफ फीमेल। तो मैं इधर साइड मेल को रखना चाहूंगा, इधर फीमेल को। तो मेल देखो एक्स स्मॉल सी वाई, फीमेल देखो एक्स कैपिटल सी क्लियर है। अब इनका जब हुआ भैया क्रॉस, तो क्या देखने को मिला, कैपिटल है ये स्मॉल, ये कैपिटल वाई, ये कैपिटल ये स्मॉल, और ये कैपिटल और ये स्मॉल। तो यहां पर हमको क्या देखने को मिल रहा है, यहां पर हमको जितने भी जो सारे बच्चे हैं वो क्या देखने को मिल रहे हैं, देखो यहां पर भी एक डोमिनेंट है,
यहां पर भी डोमिनेंट है, यहां पर भी एक डोमिनेंट है और यहां पर भी डोमिनेंट है। तो जो फीमेल देखने को मिली वो क्या देखने को मिली? कैरियर, क्योंकि एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। लेकिन जो मेल है वो सारे के सारे क्या है? सारे के सारे नॉर्मल है। मतलब यहां पर जो डॉटर है वो क्या है भाई? डॉटर है वो क्या है? कैरियर। क्या है? कैरियर। और जो सन है, सन को ले लेते हैं, वो नॉर्मल हो गए। सन कैसे हो गए? नॉर्मल। अगर आप इन चीजों को ध्यान से समझो तो क्या समझ में आया भैया यहां से हमको? कि फीमेल नॉर्मल थी, मेल जो था कलर ब्लाइंड, लेकिन जितने भी बॉय हुए वो कैसे हो गए? नॉर्मल। कैसे हुए? नॉर्मल। अब अपन सेकंड क्रॉस करेंगे। ये जो हमको रिजल्ट मिला, क्या मिला? कैरियर फीमेल और नॉर्मल मेल। कैरियर फीमेल और नॉर्मल मेल। अब इनका क्रॉस करेंगे अपन। तो मैंने रखा यहां पर कैरियर और यहां रखा नॉर्मल। तो कैरियर में क्या है? एक कैपिटल सी और एक स्मॉल सी। भाई नॉर्मल में तो ये है और ये है ही है ये। अब अपन सीधा बनाएंगे इनसे गमिट, जो कि मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। यहां से पुट करेंगे तो यहां पर रखता हूं कैपिटल सी और एक है स्मॉल सी। यहां पर जो मेल है कैपिटल वाई। क्लियर है? ये सारी चीजें समझी। अब देखो, ये भी कैपिटल, ये भी कैपिटल, ये तो है ही है कैपिटल। अब ये स्मॉल और ये कैपिटल। तो कभी भी हम डोमिनेंट वाले को पहले लिखते हैं, इसलिए ये कैपिटल और ये स्मॉल, और ये देखो स्मॉल वाई। तो यहां पर भी ये नॉर्मल है। ये कैसा है भैया? नॉर्मल है। ये कंडीशन क्या है? ये कंडीशन नॉर्मल, क्योंकि दोनों कैपिटल है, डोमिनेंट है। ये कंडीशन कैसी है? ये भी नॉर्मल है, क्योंकि ये कैपिटल है, ये क्योंकि ये कैपिटल है। ये नॉर्मल और ये नॉर्मल। ये क्या है? ये कैरियर है। ये क्या है? कैरियर है। लेकिन ये क्या देखने को मिला हमको? ये कलर ब्लाइंड है। ये क्या है? कलर ब्लाइंड। ये क्या है? कलर ब्लाइंड। तो यहां पर क्या हुआ कि अब देखो, अब समझ में आएगा। इससे ज्यादा छोटा तो नहीं होता हमारे पास। देखो क्या किया था हमने यहां पर, अगर मैं बोलूं तो ये जो है ना, ये जो फीमेल है वो फीमेल नॉर्मल है, और ये क्या है? मेल। मेल कैसा भैया? कलर ब्लाइंड है। क्या है? मेल कलर ब्लाइंड। तो एक स्टेप यहां पर, जब इनके बच्चे हुए सारे के सारे नॉर्मल थे, लेकिन जो ये बेटी थी वो कैरियर हो गई। इस मेल की वजह से वो क्या हो गई? कैरियर। और इसके कैरियर होने की वजह से जो इसका बेटा हुआ वो एक क्या हो गया? कलर ब्लाइंड हो गया। कैसा हो गया? कलर ब्लाइंड। मतलब यहां पर मैं बोल सकता हूं कि अगर ये उसका नाती, बोलते हैं ना अपन, अगर ये उसका नाती है तो भाई ये उसके दादा, ओके, नाना के कैरेक्टर उसके नाती में देखने को मिल रहे हैं हमको। तो एक जनरेशन छोड़ करके हमको वो कैरेक्टर देखने को मिला। कहां? हमको भाई कलर ब्लाइंडनेस यहां देखने को मिला था, अब कलर ब्लाइंडनेस यहां देखने को मिला। यहां बीच में एक जनरेशन में देखने को नहीं मिला। तो ये किसके थ्रू आया? इसके बेटी के थ्रू इस जनरेशन में आया, उसके बेटे पे आया। सो यहां पर जब एक जनरेशन छोड़ करके जब हमको ये कैरेक्टर्स इस तरीके से ट्रांसमिट होते हुए देखने को मिलते हैं, उस क्रॉस को हम कहते हैं क्रिस क्रॉस। क्या कहते हैं भैया? क्रिस क्रॉस। क्या कहते हैं? क्रिस क्रॉस। क्लियर है? इसी तरीके से हीमोफीलिया में भी होता है। अब वही सारे कैरेक्टर्स, वही सारी चीजें अब अपने को समझनी है एज इट इज, जैसे अभी हम कलर ब्लाइंडनेस में देखे हैं। ओके, क्लियर है? ये सारी चीजें तो हम देख चुके थे कि भाई वो लोग कलर में डिफरेंस ये नहीं रख पाते कि कौन क्या है। ये देखो यहां पर मेल, ये नॉर्मल ऐसा होगा, कलर ब्लाइंड ऐसा होगा। मेल में कोई कैरियर वाली कहानी नहीं है, फीमेल में एक कैरियर भी होता है। ये कैरियर में, सॉरी, यहां एक कैपिटल सी होना चाहिए। क्लियर है यहां तक के सभी को? नाउ अब आ जाते हैं वही चीज जो मैंने करके दिखाई। बोलता है कि अगर शादी होती है एक कलर ब्लाइंडनेस मेल के बीच में और नॉर्मल फीमेल के बीच में, तो हमको क्या क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा? तो हमको कुछ रिजल्ट इस तरीके से देखने को मिला। सारे नॉर्मल देखने को मिले, नॉर्मल सन और कैरियर डॉटर मिले 50-50%। देखो इसी तरीके से हमने क्रॉस किया था।
तो यहां पर क्या बोल रहे हैं हम, विल प्रोड्यूस नॉर्मल विजन मेल एंड फीमेल ऑफस्प्रिंग इन द F1 जनरेशन। इनकी F1 जनरेशन सारे नॉर्मल देखने को मिल रहे हैं हमको, और सन हैव नॉर्मल विजन बट डॉटर विल बी अ कैरियर फॉर द डिजीज। भाई डॉटर वहां पे कैरियर हो गई, लेकिन फिर भी नॉर्मली बोलेंगे कैरियर, जो कि नॉर्मल टाइप में ही आते हैं। अब इनका आपस में फिर से क्रॉस किया अपन ने, सो नॉर्मल मेल का किसके कैरियर के साथ जब क्रॉस किया तो हमको देखो क्या देखने को मिला, नॉर्मल फीमेल 25%, नॉर्मल मेल 25%, कैरियर फीमेल 25, कलर ब्लाइंड मेल 25%। ओके, तो कहां से, वो सीधे एक जनरेशन ऊपर से F2 जनरेशन में हमको ये रिजल्ट देखने को मिल रहा है। तो क्या बोल रहे कि विल प्रोड्यूस फीमेल ऑफस्प्रिंग विथ नॉर्मल विजन बट हाफ देन विल बी कैरियर फॉर द डिजीज। जो फीमेल है वो नॉर्मल है, विजन उनका नॉर्मल है, लेकिन उसमें से भी जो आधे है वो नॉर्मल है और आधे कैरियर है। वैसे ही अगर मेल की बात करें तो भाई हाफ मेल ऑफस्प्रिंग विल नॉर्मल, और बाकी के क्या हो गया, कलर ब्लाइंडनेस। क्या हो गया, कलर ब्लाइंड, क्योंकि कैरियर वाली तो कंडीशन मेल में होती ही नहीं है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो बोथ केसेस से हमको क्या समझने को मिल रहा है, इट इज क्लियर दैट एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस इज इनहेरिटेड फ्रॉम कलर ब्लाइंड फादर टू हिज ग्रैंडसन थ्रू हिज डॉटर। मतलब उस नाना के थ्रू, मतलब एक पिता के थ्रू अपने बेटी में जाते हैं, और उस बेटी से उसके बेटे में ये कैरेक्टर आते हैं कलर ब्लाइंडनेस वाले। दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, और इसी टाइप के इनहेरिटेंस को हम क्या कहते हैं भैया, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहते हैं। नाउ सेम टाइप का डिजीज एक और है हमारा, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया को हम ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं, इसे हम रॉयल डिजीज भी कहते हैं, बिकॉज लंदन की एक फैमिली थी, रॉयल फैमिली, जिनके पूरे परिवार को ये डिजीज था, जिस वजह से ये डिजीज काफी फेमस हुआ, जिसे हम रॉयल डिजीज भी कहते हैं। क्या होता है भाई इसमें, कुछ नहीं, वही ब्लीडिंग, मतलब ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता, क्योंकि पिछले चैप्टर नंबर 8 रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन में मैंने टॉपिक पढ़ाया है क्लॉटिंग वाला, प्लेटलेट्स में, कि वहां पर कितने फैक्टर्स होते हैं इन्वॉल्व, क्लॉटिंग फैक्टर्स, जिसके वजह से फिर वो चीजें क्लॉट होती है, तब जाके जो रक्त का बहाव है वो रुकता है। सो वही बताने की यहां पर कोशिश हो रही है कि जो हीमोफीलिया है ना, यहां पर वो फैक्टर्स जो कि बहुत जरूरी है क्लॉटिंग के लिए, वो नहीं बन पाते, उनकी कमी हो जाती है, जिसके वजह से इस जैसे डिजीज से सामना करना पड़ता है। सो ये भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि भाई ब्लड फेल्स टू क्लॉट और कोएगुलेट वेरी स्लोली, यानी कि वो क्लॉट नहीं हो पाता या बहुत स्लो होता है। द जीन्स फॉर नॉर्मल क्लॉटिंग आर डोमिनेंट ओवर द रिसेसिव जीन फॉर हीमोफीलिया। सिंपल सी बात है, जो नॉर्मल क्लॉटिंग है वो कैसा है, डोमिनेंट, मतलब इसमें जो डोमिनेंट वाला जीन है वो नॉर्मल है। अगर जब दोनों रिसेसिव वाली कंडीशन होगी तब जाके हमको हीमोफीलिया वाले डिजीज देखने को मिलेगी। द पर्सन हैविंग रिसेसिव जीन फॉर हीमोफीलिया इज डिफिशियंसी इन क्लॉटिंग फैक्टर, उसमें क्लॉटिंग फैक्टर 8 और 9 नहीं होता है। Even minor injury cause continuous bleeding, hence hemophilia also called as bleeders disease। छोटी सी इंजरी भी हो जाती है जिसके वजह से वो ब्लड नहीं रुक पाता है, उसमें उसको हम कहते हैं bleeders disease। ओके, so the recessive gene for hemophilia is located on non-homologous region of the X chromosome। ये भी कहां पर प्रेजेंट होता है, non-homologous region of the X chromosome, as there is no corresponding allele on Y chromosome to suppress the expression, so men suffer for सिंपल सी बात है भाई, वहां पे एक्स से लिंक है तो वाई में इसका कोई सप्रेस करने के लिए दूसरा कोई यहां पर जीन प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से यहां पर भी मेल ज्यादा सफर करते हैं। सो वुमेन सफर ओनली व्हेन बोथ एक्स क्रोमोसोम हैव रिसेसिव जीन। सिर्फ और सिर्फ फीमेल कब करेगी सफर, जब दोनों के दोनों रिसेसिव जीन आएंगे। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीनोटाइप मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल लाइक कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया आल्सो शोस क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। देखो यहां पर जो कैपिटल एच है ऑब्वियसली वो डोमिनेंट नेचर शो कर रहा है, और जो स्मॉल एच है वो रिसेसिव। सो वही वाला नॉर्मल, और ये कैसा है भाई, हीमोफिलिक कंडीशन है। ये नॉर्मल, ये हीमोफिलिक कंडीशन, और ये तो कैरियर जो कि सिर्फ और सिर्फ कहां पर होगी, फीमेल में होगी। तो सेम वही उसी तरीके से क्रॉस अपन ने किया है जैसे वहां पर किया गया था। तो यहां पर भी मैरिज बिटवीन द हीमोफिलिक मेल एंड नॉर्मल फीमेल के बीच में जब किया तो वही सारे के सारे नॉर्मल देखने को मिले, फिर एक स्टेप छोड़ने के बाद हमको यहां पर वही डिजीज देखने को मिल रहे हैं। यहां पर गलती बस ये है कि ये कलर ब्लाइंड को हटा के यहां पर हमको क्या लिखना है, हीमोफिलिक मेल। क्लियर है यहाँ पे? तो वही एक जनरेशन के बाद सीधा छोड़ करके, जैसे कलर ब्लाइंडनेस में हुआ था ना, वैसे ही यहां पर भी हो रहा है, एक जनरेशन छोड़ के हमको सीधा वो
कैरेक्टर देखने को मिल रहा है, यानी कि वो डिजीज देखने को मिल रहा है। नाउ तो यहां पर आज के क्लास में, आज ये क्लास काफी लंबा हो गया है शायद, तो इतना ही रखेंगे अपन, ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आज हमने क्या देखा है उसको थोड़ा सा समअप कर लेते हैं। सो आज हमने स्टार्ट किया था भाई ऑटोसोमल इनहेरिटेंस, और साथ में अगर इस तरीके का मैं स्लैश दूं तो इधर देखा था सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ओ भैया तुम चलो साइड हो जाओ, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस क्लियर है यहां तक के सभी को? मतलब जो कि ऑटोसोम के साथ लिंक होकर के जा रहे हैं ऑटोसोमल इनहेरिटेंस, और सेक्स लिंक के साथ जा रहे हैं तो सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, जिसमें हमने देखा था विडोज पीक के बारे में बात की। किसके बात की भाई? विडोज पीक के बारे में। तो विडोज पीक में क्या होता है? वी शेप आ जाता है, और ये किस टाइप का है? ये ऑटोसोमल डोमिनेंट। ये भूलना नहीं है क्योंकि इसी नाम से आ जाएगा, एमसीक्यू बन जाए, क्वेश्चन बन जाए, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आपको अंदर तक के एक एक जानकारी होनी चाहिए, कंफ्यूजन तो होना ही नहीं चाहिए। तो ये डोमिनेंट टाइप का डिजीज है, नॉट डिजीज, विडो स्पीक। वेट वेट वेट, ये क्या हो गया भैया? क्या क्या हो रहा है आज हमारे क्लास में? तो देखो क्या हो रहा है कि विडो स्पीक डोमिनेंट है ना। एक और देखा था ये ऑटोसोमल डोमिनेंट, तो एक हमने ऑटोसोमल रिसेसिव देखा था। कौन सा था? यस, कौन सा? PKU, फिनलकेटोयूरिया। क्लियर है? फिर हम आ गए थे सेक्स लिंक इनहेरिटेंस की वजह से, जो कि सेक्स लिंक पे होता है, तो उस पे हमने क्या देखा था? क्या देखा था भैया? उस पे हमने देखा था एक्स लिंक्ड वाला, जिसमें बोला कि मेल बहुत सफर कर रहे हैं, ऐसी वैसी बातें करे अपन ने, जो कि कलर ब्लाइंडनेस फर्स्ट देखा, कलर ब्लाइंडनेस, और दूसरा देखा हीमोफीलिया, यानी कि हीमोफीलिया यानी कि ब्लीडर्स डिजीज। कौन सा? ब्लीडर्स डिजीज। क्लियर है यहां तक के सभी को? तो एक और चीज इसमें जो देखी हमने, क्रिस क्रॉस वाला पैटर्न है क्या नहीं? ये जो दोनों शो कर रहे थे क्रिस क्रॉस पैटर्न, और मेल ज्यादा सफर करता है। तो यहां पर हमने ऑटोसोमल और सेक्स लिंक इनहेरिटेंस जैसी चीजें देख ली। तो नेक्स्ट क्लास में हम हमारे क्या देखने वाले हैं? नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन, की भाई सेक्स किसके ऊपर डिटरमाइन करता है और किस किस टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। तो जितनी मैंने चीजें पढ़ाई, होप समझा होगा आपको। अगर आपको सारी चीजें समझ में आ रही है तो प्लीज लाइक करे, सब्सक्राइब करे, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा, हमें भी लगेगा कि नहीं हम जो कर रहे हैं वो कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं, और उससे आपकी हेल्प हो रही है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।